गोपाल जी भार्गव है जो, उनकी जो जी सोशल मीडिया पोस्ट का जो राजनीतिक प्रभाव क्या हो सकता है, खासकर जब कांग्रेस से समर्थन प्राप्त हुआ है उनको, जी। इस पर क्या राय है आप? देखो, इसको लेकर के क्या है कि लगातार जो गोपाल भार्गव है, गोपाल भार्गव लगातार मैंने बताया आपको, अभी लगभग 20 एक दिन हो गया होगा। 20 दिन से जिस तरह से वो मंच पर उन्होंने लगा है, अपमान हुआ नहीं है, लेकिन उनको लगा है कि मुझे एक दूर की कुर्सी पर बिठाल करके मेरा अपमान हुआ है, तो उनको ऐसा लगा कि मेरा अपमान हुआ है। इसलिए उन्होंने क्या किया है, जब से वो लगातार मध्य प्रदेश की सरकार से खफा है, लगातार मध्य प्रदेश के व्यक्तिगत तौर से डॉक्टर मोहन यादव से भी खफा होने की बात है, तो तब से वो लगातार सरकार पर हमले करने का काम कर रहे हैं। और इस तरह के उनके मन में जो पीड़ा है, उस पीड़ा को जो है बयाँ करने का काम करते हैं। जहाँ तक जीतू पटवारी की बात है, अगर कोई भी अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक और वो भी सीनियर पूर्व मंत्री और कहीं न कहीं सीनियर नेता, अगर कहीं इस तरह की बयानबाज़ी करता है, तो जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो उनका समर्थन करना तो एक जायज़ है ना। जब सत्तारूढ़ पार्टी का व्यक्ति ही, और वो भी सीनियर व्यक्ति, और वो भी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री, अगर वो समर्थन कर रहा है, तो जीतू पटवारी तो निश्चित तौर पे उस व्यक्ति का समर्थन करने का काम करेंगे, क्योंकि लगातार उनको इससे समर्थन मिलेगा। जी रोमा जी। क्या लगता जी है कि रोमा जी। वर्तमान में भाजपा के नेताओं के बीच चल रही जो नाराजगी है, वो 2023 के विधानसभा चुनावों के परिणामों से जुड़ी हुई है या फिर कुछ और वजह हो सकती है? देखिए, मैं तो इतना ही बताऊँगा कि जो डॉक्टर मोहन यादव का मुख्यमंत्री बनना, चूँकि इन लोगों को कहीं न कहीं हज़म नहीं हो रहा है, और इन लोगों को ऐसा लगता है कि हम काफ़ी सीनियर थे, ह हम में से कोई अगर मुख्यमंत्री बन जाता, तो हम लोग इस तरह से मतलब हम लोग उसको स्वीकार भी कर लेते। इस तरह की बात है। ये लोग कहीं न कहीं, जो भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है, इससे पहले क्या हुआ करता था कि जो शिवराज सिंह चौहान उस समय मुख्यमंत्री थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है, लगातार भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से लेकर के मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को लेकर के लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार एक उठाने का काम करते हैं, तो और लगातार प्रचार-प्रसार करने का काम करते थे। लेकिन रोमा जी, जब से डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश का जो आईटी सेल है, वो टोटल सोया हुआ है। और कहीं न कहीं जब भारतीय जनता पार्टी का जो मध्य प्रदेश का आईटी सेल जब सोया हुआ है, तो निश्चित तौर पे इस बात का लगता है कि कहीं न कहीं इनको ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री, या यादव समाज का मुख्यमंत्री, या जो पिछड़े वर्ग से आने वाला मुख्यमंत्री, कहीं न कहीं इनको हज़म नहीं हो पा रहा है, या इनको लग रहा है कि कहीं न कहीं हमसे काफ़ी जूनियर थे। तो इस तरह का दुर्व्यवहार के कारण कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल हो, भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप हो, चाहे केंद्र में जो बैठे हुए मध्य प्रदेश के नेता हों, और चाहे फिर वो मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री लेवल के नेता हों, वो कहीं न कहीं डॉक्टर मोहन यादव को जिस तरह का जो ओहदा होता है, मुख्यमंत्री का ओहदा होता है, उस रूप में वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं रोमा जी। इस वजह से कहीं न कहीं डॉक्टर मोहन यादव को लगातार एक गुटबाजी का शिकार होना पड़ रहा है मध्य प्रदेश में। जी रोमा जी। क्योंकि किसी भी राज्य की बात करते हैं ना हम, जब सीनियर लीडर्स के आपस में नाराजगी होती है, तो उसका जो नुकसान है वो जनता को उठाना पड़ता है। तो क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में गोपाल और भूपेंद्र की दोस्ती का असर विकास कार्यों पर पड़ेगा या नहीं? जी रोमा जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर स्थिति ये है कि यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की जो माँग है, उन्होंने इनसे पहले, चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान के माध्यम से, जब उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री के माध्यम से उन्होंने आश्वासन दिया, हम आपको नियमित कर देंगे। फिर आपका जो शिक्षकों का एक वेतन का मामला था, उसको भी शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन करने का काम किया है, उनकी भी सुनवाई नहीं हुई। फिर आपने देखा किसानों ने भी जो है फसल का भाव दाम उचित करवाने के लिए माँग की, उनकी सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, एक बात बताएँ रोमा जी, कि इन्होंने कहा था कि हम अगर सोयाबीन का भाव अधिक कर देंगे, तो तेल का भाव आपका बढ़ जाएगा, आपको नुकसान है। अच्छा, अब आप देखिए कि सोयाबीन का भाव तो घट गया, लेकिन तेल का भाव बढ़ गया। बिल्कुल। तो दोहरी मार पड़ी। एक तरफ तो सोयाबीन का भाव भी नहीं बढ़ा, दूसरी तरफ जो रोज में उपयोग आने वाला जो तेल है, जो किसान से लेकर के हर व्यक्ति के उपयोग में आता है, लेकिन उसका भाव बढ़ गया। जबकि इनका ये कहना था कि अगर सोयाबीन का भाव बढ़ेगा, तो तेल का भाव बढ़ जाएगा। जबकि ऐसा नहीं हुआ, सोयाबीन का भाव भी नहीं बढ़ा और तेल का दाम फिर भी बढ़ गया। तो कहीं न कहीं इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो लगातार आम आदमी को पड़ रही। अच्छा, इसमें ये तो है नहीं है
कि जो मजदूरी करने वाला लोग है, गरीब है, शोषित है, जिसके पास खेती नहीं है, जमीन नहीं है, उसको भी कहीं न कहीं तेल खरीदना पड़ेगा, वो भी कहीं न कहीं खाना बनाएगा। तो जब वो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, इनमें उसको उपयोग आने वाली चीज़ें, इनके बगैर आम व्यक्ति नहीं रह सकता है, चाहे वो किसान हो, कमेरा हो, उद्योगपति हो, बिज़नेसमैन हो, ये चीज़ें तो रोज़ की उपयोगी की चीज़ें, ये तो सबके कहीं न कहीं उपयोग में आएँगी। तो मैं लगातार देख रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है और जो शासन है, इसमें लगातार उद्योगपति को फ़ायदा है, वो भी छोटे-मोटे जो मीडियम बिज़नेस करने वाले लोग हैं, उनको फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो जीएसटी के माध्यम से लगातार राहुल गांधी भी बोलते हैं कि गब्बर सिंह टैक्स है और मैं भी मानता हूँ कि हाँ, वाक़ई में गब्बर सिंह टैक्स के माध्यम से जीएसटी को अपन बोलते हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें अच्छा आप एक देखिए कि जो नोटबंदी की, अच्छा नोटबंदी से बताइए किसको फ़ायदा हुआ? हमको क्या फ़ायदा हुआ? काला धन आया क्या? कुछ भी नहीं हुआ। 2 करोड़ रोज़गार नहीं आया, 15 लाख खाते में नहीं आया, लगातार जुमलेबाज़ी की गई। तो झूठ बोल कर के जो है लेकिन मैं इसमें जनता की थोड़ी-सी गलती ये मानता हूँ, कि जनता जब लगातार ये झूठ बोलते हैं तो जनता इनकी बात क्यों मानती है? लगातार ये 2014 से झूठ बोलते चले आ रहे हैं। तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा और जनता को समझना पड़ेगा कि कहीं न कहीं इनकी जो बोलते हैं कि मोदी की गारंटी या भाजपा की गारंटी, तो इस तरह की गारंटी कुछ नहीं है। सिर्फ झूठ बोलने की इन लोगों की गारंटी है, बस जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है और जनता को समझने की ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी हो, नरेंद्र मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लगातार झूठ बोल कर के वोट लेने का काम करते हैं। तो इस तरह का जनता को जागरूक होना पड़ेगा। अगर जनता जागरूक नहीं होगी, तो ये लोग इसी तरह से गुमराह करते रहेंगे, इसी लोगों तरह से हम लोगों को कहीं न कहीं मूर्ख बनाने का काम करेंगे, इसलिए कहीं न कहीं जागरूक होने की ज़रूरत है और इसके लिए कहीं न कहीं शिक्षा की ज़रूरत होती है। आज आप देख रहे हैं कि दशहरे पर शस्त्र पूजन किया, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपसे ही पूछता हूँ रोमा जी, क्या शस्त्र पूजने की ज़रूरत है या कलम किताब को पूजने की ज़रूरत है? हमारा तो देश है, अंडरस्टूड है, संविधान से चल क्या? अंडरस्टूड कलम है, और किताब सब समझते हैं तो ऐसे ही है। कलम और किताब की जो ज़रूरत है। आज शिक्षा को लगातार प्राइवेटीकरण किया जा रहा है। गरीब है, फीस नहीं भर पाएगा, पढ़ा-लिखा नहीं पाएगा। जब वो पढ़ा-लिखा नहीं होगा तो रोज़गार नहीं माँगेगा। तो रोज़गार नहीं माँगेगा तो धार्मिक जो उन्माद फैल रहे हैं, उनमें कहीं न कहीं उसके पास रोज़गार नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, समझेगा नहीं। तो जो धार्मिक रूप से जो सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, इसमें वो भाग लेगा। क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं होगा। अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो सही और गलत को समझने की क्षमता रखेगा। सही गलत को समझ करके वो शिक्षा की ओर जाएगा, नौकरी की ओर जाएगा। लेकिन जब वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं, शिक्षा महँगी हो जाएगी, माँ-बाप के पास इतना पैसा होगा नहीं, चूँकि कहीं न कहीं शिक्षा ही इतनी महँगी हो चुकी है, निजीकरण हो चुका है शिक्षा का। जो शिक्षा के जो निजी स्कूल हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। और जो सरकारी स्कूल हैं, उनको मर्ज करके इनको खत्म धीरे-धीरे लगभग-लगभग मध्य प्रदेश में या देश में आप देख रहे हैं, जगह-जगह खत्म किया जा रहा है। आज हम लोग, आप लोग भी, मैं तो मेरी खुद की बात बता रहा हूँ, मैं शिक्षा के क्षेत्र में जो है, एक शासकीय स्कूल से पढ़कर गया हूँ। ग्रामीण क्षेत्र से उठ कर के गया हूँ, उस स्कूल में पढ़ाई की है क्योंकि उस समय पढ़ाई अच्छी हुआ करती थी। तो इसलिए धीरे-धीरे जब तक और ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, धीरे-धीरे जब वो पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो इस तरह की होगी। आज आपने देखा होगा बहराइच जिले में, इस तरह का क्यों हुआ? क्योंकि वो कोई पढ़ा-लिखा नहीं था, गरीब घर से था, उसने ऐसा किया। अच्छा रोमा जी आप ये बताएँ, अगर कोई पढ़ा-लिखा होता, शिक्षित होता, जागरूक होता, तो किसी के घर पर चढ़ कर के इस तरह किसी के धार्मिक झंडे को, मुझे नहीं लगता कि उसको कहीं न कहीं धार्मिक झंडे पर किसी तरह का कोई हस्तक्षेप करने का काम करता। अरे हमारा जो भारत देश है सभी धर्मों से बना हुआ है। हम किसी धर्म का अपमान नहीं कर सकते। हम किसी के धर्म का अपमान नहीं कर सकते। सर्व धर्म से बना हुआ हमारा देश है और हम ये नहीं कहते, हम सभी धर्म का एक इज़्ज़त करने का काम करते हैं और सभी धर्मों का सम्मान करने का काम करते हैं। हमारे देश में भी ऐसा होता है कि हिंदू-मुसलमान बड़े भाईचारे के साथ रहते थे, एक साथ त्योहार मनाते थे। लेकिन इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इन लोगों ने कहीं न कहीं अपने स्वार्थ, वोट की राजनीति को लेकर के जिस तरह की जो व्यवस्थाओं को अव्यवस्थाओं में बदल दिया है, इन चीज़ों से कहीं न कहीं देश में जो है अराजकता फैल रही है। जी, रोमा जी। देखिए, ये तो आप कहते हैं कि जनता बदलाव चाहते हैं, जनता शिक्षित नहीं है, इस वजह से वो सरकार बार-बार वापसी लौट कर आती है, लेकिन जनता समझदार हो चुकी है। आप जो एग्ज़ाम्पल है, वो तो हरियाणा में देख सकते हैं ना। अगर कहते हैं कि जनता नाखुश है, उसके बावजूद भी हरियाणा में बीजेपी की सरकार दोबारा से बनी है। तो इस पर जो रोमा मैं जी, आपसे अभी नहीं करना चाहूँगी, मैंने अपना व्यू इसमें रखा है फिर भी आपके मैं बता सामने। देता हूँ आपको, इसमें कई तरह के पहलू हैं, कई तरह के पहलू हैं। आज जब हरियाणा का किसान
हरियाणा का नौजवान, हरियाणा का पहलवान और हरियाणा का जो गरीब आदमी है, वो गाँव में इन प्रत्याशियों को घुसने नहीं दे रहा था। अगर इनको गाँव में नहीं घुसने दे रहा था, लगातार जो यूट्यूब के चैनल हों या इलेक्ट्रॉनिक हों या टीवी चैनल हो, बताओ कहीं पर भी किसी तरह का कोई माहौल लगा क्या कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? चाहे वो एग्जिट पोल हो, किसी भी माध्यम से कहीं न कहीं किसी को इस तरह का कुछ भी नहीं लगा कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीतने का काम कर रही है और लगभग 2 तिहाई बहुमत से कांग्रेस जीतने का काम कर रही थी। लेकिन रोमा जी, मैं आपको सत्य करके बात बता रहा हूँ, क्या होता है कि सैनी का आपने बयान सुना था कि हमने सारी व्यवस्था कर ली है। चोर जब चोरी करता है तो कहीं न कहीं कुछ ऐसा क्लू छोड़ देता है जिसके माध्यम से लोग समझ जाएँ। अगर इस बयान के क्या मायने हैं अगर हम समझे तो कि हमने सारी व्यवस्था कर ली। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो ये भी बोल सकते थे कि हमने जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, जनता ने हमको जनमत दिया है, लेकिन अगर इस तरह का बयान आता है कि हमने सारी व्यवस्थाएँ कर ली, तो इस बयान के मायने जनता को समझ जाना चाहिए। दूसरी बात क्या होती है कि हरियाणा में आम जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का चुनाव था। आम जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है, इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है कि कहीं न कहीं शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के मन में मनमुटाव था, जिसको लेकर के कहीं न कहीं ये लोग एक नहीं हो पाए। अरे जब जनता चुनाव लड़ रही थी तो मनमुटाव वाली जो है एक वजह तो ये रही है, ये जेन्युइन वजह है। ये वजह रही है हाँ, कहीं न कहीं। जी, जी। हाँ, उस वजह को मान सकते हैं, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। लेकिन इतनी वजह नहीं थी कि इस तरह से इस तरह का परिणाम आ जाए। इतनी वजह तो नहीं मानता मैं, क्योंकि चूँकि जनता चुनाव लड़ रही थी वहाँ पर। आज अच्छा, मैं रोमा जी आपको एक और बात बता दूँ, मुझे नहीं लगता आज की अगर जनता जब चुनाव लड़ने लगे ना, तो जो गुटबाजी होती है वो ज़्यादा हावी नहीं हो पाती है, ऐसा मैं मानता हूँ। जैसे शैलजा जी हैं, शैलजा जी इस तरह से सामने आकर के तो कुछ कर नहीं रही थी और इतनी कोई नहीं मानता, क्योंकि वहाँ पर जो मुद्दा था तो किसानों का, पहलवानों का, जवानों का, गरीबों का और कहीं न कहीं एक तरह से इस तरह का मामला हो चुका था कि उसमें कहीं न कहीं एक भाजपा की जो एंटी इनकम्बेंसी थी 10 साल की, वो भी कहीं न कहीं इस सभी चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर विरोध बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, चूँकि आपने उस बात की है तो, कि 99% मशीनों का चार्ज होना, ये तो कहीं न कहीं बताता है ना, लगभग 6 मशीनों का, जो 6 मशीन जो संज्ञान में आई हैं, जो लोगों के द्वारा जानकारी हमको मिल रही है, कि उसमें जो 6 मशीन थी, 6 मशीन 99% पाई गई। अगर जब दिन भर की वोटिंग होती है, 2 दिन मशीन रखी रहती है, तो क्या मान के चलो 99% मशीन चार्ज रहेगी, तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें सामने में आती हैं। और आज आपने एक और चीज़ देखा होगा, जो इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं राजीव कुमार हैं, तो राजीव कुमार ने जिस तरह से जो शायरी अंदाज में उन्होंने जब विपक्ष ने इस मामले को उठाया, जनता ने उठाया कि इलेक्शन कमीशन इस तरह से जो है गलत कर रहा है और पेटियों में धांधली हो रही है कहीं न कहीं। तो जो है राजीव कुमार जी ने एक शायरी अंदाज में कहा कि लोगों का काम है कहना, लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, हमारा काम है आगे बढ़ना। इस तरह का जवाब, मुझे लगता है एक जिम्मेदार व्यक्ति है वो। देश के संविधान में सबसे बड़ी ताकत होती है इलेक्शन कमीशन और इस तरह का जिम्मेदार बयान नहीं हो सकता है। अगर आप जनता को संतुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि जनता इस देश की मालिक है। भारतीय संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि एक-एक वोट कर करके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने का काम होता है। तो कहीं न कहीं राजीव कुमार जी को जनता को संतुष्ट करना चाहिए, विपक्ष को संतुष्ट करना चाहिए, लोगों को संतुष्ट करना चाहिए, ना कि इस तरह की शायरी के माध्यम से। शायरी कहीं न कहीं ऐसे जिम्मेदार पद पर होकर, इतने बड़े पद पर होकर के शायरी का प्रयोग करना, रोमा जी आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए क्या शायराना अंदाज सही है? क्यों, बहुत गंभीर मामला है, गंभीर विषय पर शायरी कहना, ये कहीं न कहीं ऐसे जिम्मेदार पद पर होकर राजीव कुमार को बिल्कुल शोभा नहीं देता है, रोमा जी। बताइए आप गलत है या सही है? आपसे पूछ रहा हूँ। ये तो सभी जानते हैं। मेरी इसमें राय जी, क्या है, जनता बहुत सारा आपने खुद ही बताया, सब समझते हैं इस चीज़ को। चलिए, जी आज की रोमा जी। चर्चा से हमने ये समझने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश की सियासत में कितनी हलचल है और किस तरह से मुद्दे सामने आ रहे हैं। भाजपा के अंदर की नाराज़गी, कांग्रेस के साथ संवाद और नेताओं के बीच की दोस्ती, सभी संकेत देते हैं कि आगे आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू रोमा जी, धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।